का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे पुस्तिका के जरिए योगी सरकार के 9 वर्षों के पेश हुए लेखा जोखा की। वहीं बात देवभूमि को दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की दिशा में धामी सरकार के एक और अहम कदम की हम बात करेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को सीएम धामी ने ऋषिकेश के शीशम झाड़ी स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की। साथ ही देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हर वर्ष चलने वाली विश्वविख्यात चारधाम यात्रा के होने जा रहे आगाज पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात ट्रंप की क्यूबा पर तिरछी नजर की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सियासत और विकास के सफरनामा की नई किताब का बुधवार को लखनऊ में विमोचन किया है। अपनी सरकार के 9 वर्षों का लेखा जोखा पेश करते हुए अभूतपूर्व विकास व सतत समृद्धि के 9 वर्ष पुस्तक के जरिए कई संदेश दिए गए। सीएम योगी ने न केवल उपलब्धियां गिनाई हैं बल्कि यह भी बताया है कि कैसे पिछले 9 सालों में यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, अग्रसर है। यह खास रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के 9 साल बेमिसाल, अभूतपूर्व विकास के 9 साल जनता के नाम। यूपी के बीमारू से बेमिसाल बनने तक की कहानी। सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन सरकार की खूबियां। लखनऊ में गूंजी योगी सरकार की उपलब्धियां। यूपी उत्सवों और निवेश का प्रदेश। इस कार्यक्रम के जरिए लखनऊ का माहौल उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर का गवाह बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 गौरवशाली वर्षों की उपलब्धियों को संजोए हुए पुस्तक अभूतपूर्व विकास व सतत समृद्धि के 9 वर्ष का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने साफ कर दिया कि अब यूपी दंगों का प्रदेश नहीं बल्कि उत्सवों और निवेश का प्रदेश बन चुका है। नवनिर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। योगी सरकार की 9 साल की प्रमुख उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, जिसके लिए फरवरी 2026 तक के बजट में 8 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान। यूपी देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 14वें स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। सूबे में बेरोजगारी दर 17.5% 2017 से घटकर लगभग 2 से 3% की आ गई। संगठित अपराध पर कठोर प्रहार। लगभग 222 से अधिक अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए। माफियाओं की अरबों की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। मिशन शक्ति के तहत हर तहसील और जिले में पिंक बूथ और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। पिछले 9 वर्षों में यूपी में एक भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यूपी अब 6 चालू और 7 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ देश का नंबर 1 एक्सप्रेसवे राज्य है। यूपी में अब 21 एयरपोर्ट की योजना है, जिसमें जेवर और अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद जैसे 5 शहरों में मेट्रो का सफल संचालन। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन, 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है।
देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। हर मानक पर यूपी ने स्थापित किए नए कीर्तिमान। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 से पहले जो यूपी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ था, आज वो देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। चाहे वो बुनियादी ढांचा हो या गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, यूपी ने हर मानक पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में हुए सुधारों का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि कैसे तकनीकी के जरिए भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता के खातों तक पहुँचाया गया। केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हर घर नल से जल की योजना सफल होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यूपी के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या थी, लेकिन आज वहां लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है, जिससे लोग बीमार नहीं हो रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र सरकार के साथ एमओयू भी साइन किया। पुस्तक विमोचन के मौके पर बोलते हुए डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने कहा कि अच्छे दिनों की तुलना करेंगे तब सच्चाई पता चलेगी। पहले टूटी सड़कें मिलती थी, पहले लाइट टावर सफाई जाती थी, बाकी बची बिजली रामपुर के चचा के यहाँ भेज दी जाती थी। खाद्यान्न को माफियाओं पर ठेका दे दिया था, ठेके पर नकल कराई जाती थी। आज हमने किसी माफिया को नहीं छोड़ा। अस्पताल और चिकित्सक लगातार बढ़े हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के हमलों के बीच पुस्तक सरकार का वो रिपोर्ट कार्ड है जिसे लेकर बीजेपी और जनता के बीच जाने की तैयारी में है। 9 साल के सफरनामे में अयोध्या का भव्य राम मंदिर, काशी का कायाकल्प और नोएडा का औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनकर उभरे हैं। इसमें सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के सीसम झाड़ी स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की। यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि देवभूमि को दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि में आध्यात्म की नई राह। ऋषिकेश की पावन धरा और गंगा की लहरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आध्यात्म के शिखर पुरुष श्री श्री रविशंकर का आशीर्वाद लिया। शीशम झाड़ी स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में हुई इस मुलाकात के केंद्र में था उत्तराखंड का भविष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को केवल साहसिक पर्यटन ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के मिशन पर हैं। हम उत्तराखंड आयुष नीति के माध्यम से औषधि निर्माण, वेलनेस शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के संवर्धन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश में आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा और योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल दोनों में एक एक स्पिरिचुअल जोन, इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के बजट में 10 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान भी किया। स्पिरिचुअल जोन की स्थापना बड़ा लक्ष्य। धामी सरकार ने बजट में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के लिए विशेष प्रावधान किया है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में ऐसे केंद्र विकसित करना जहां योग, ध्यान, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा एक ही छत के नीचे हों। इससे वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो सामान्य पर्यटन की तुलना में ज्यादा हाई वैल्यू वाला होता है। विदेशी पर्यटक यहाँ लंबे समय तक रुकेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा और राजस्व में वृद्धि होगी। गढ़वाल में 4 धाम के बाद अब सरकार कुमाऊं के 48 पौराणिक मंदिरों को मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत विकसित कर रही है। मंदिरों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, होटल, होमस्टे बढ़ने से स्थानीय युवाओं को गाइड, टैक्सी संचालन और हॉस्पिटैलिटी में नए रोजगार मिल रहे हैं। जब गांव में पर्यटन से कमाई होगी, तो पहाड़ों से हो रहा पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन स्पष्ट है। जहां एक ओर चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार मानसखंड मंदिर माला मिशन के जरिए कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भी दुनिया के मानचित्र पर ला रही है। श्री श्री रविशंकर जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ सीएम की ये चर्चा बताती है कि सरकार चाहती है कि पर्यटक उत्तराखंड आए तो यहाँ की शांति, योग, ध्यान की ऊर्जा को भी अपने साथ ले जाएं। वहीं मुलाकात के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपस्थली है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि को उसके मूल स्वरूप के साथ आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जैसे संतों का मार्गदर्शन हमें प्रदेश में आध्यात्मिक चेतना और लोक कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने में ऊर्जा प्रदान करता है। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग को बढ़ावा देने के लिए, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में हमने योग को वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमने योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा हम राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना भी कर रहे हैं और प्रदेश में सभी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटरों में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के समय में लोग योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य आयुष पद्धतियों की ओर भी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड में आयुष वेलनेस सेंटरों और नेचुरोपैथी केंद्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। बता दें कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से दुनिया भर में शांति का संदेश देने वाले श्री श्री रविशंकर ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की। माना जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग मिलकर युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य, योग और पर्यावरण संरक्षण के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये आध्यात्मिक कार्ड न केवल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करेगा, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करेगा। इस रणनीति के माध्यम से धामी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को करीब 3 लाख करोड़ की मौजूदा अर्थव्यवस्था से आगे ले जाकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना है। अब देखना होगा कि संतों का ये सानिध्य देवभूमि के विकास में कितनी नई ऊर्जा भरता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हर वर्ष चलने वाली उत्तराखंड की विश्वविख्यात चारधाम यात्रा का आगाज एक बार फिर होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष चारधाम यात्रा का आधिकारिक आगाज 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं कुछ मुद्दों पर विपक्ष धामी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या कुछ है विशेष, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बद्री केदार मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 धामों और अन्य 45 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया था। मंगलवार को बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अभिनेत्री सारा अली खान का उदाहरण देते हुए बताया कि अब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को आस्था का शपथ पत्र देना होगा। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो, सनातन धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करता है और इसके लिए शपथ पत्र देता है तो उसे मंदिर में दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि सारा अली खान जैसी हस्ती भी केदारनाथ आकर सनातन के प्रति अपनी आस्था जताती हैं और एफिडेविट देती हैं तो उन्हें दर्शन से नहीं रोका जाएगा। इस बयान पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा है। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है,
उन सब का हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है, जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है, और वो एफिडेविट देंगे वहां पे, तो हम तसल्ली कराएंगे। देखिए, क्योंकि बद्री विशाल जी का मंदिर हो, केदारनाथ जी का मंदिर हो, ये एक हिंदुओं का पवित्र स्थल है और सदियों से यहाँ पर अनेक तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए एक श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, और हम समझते हैं कि यहाँ पर जो भी आए सहृदय आए, कोई किसी छल प्रपंच से नहीं आए, कोई हमारी आस्था से खिलवाड़ करने के लिए नहीं आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जो अहंकार भाजपा की उत्तराखंड की धामी सरकार का है, क्योंकि फेल हो चुके हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश में अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बाहर से हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उत्तराखंड राज्य जो महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है, वहां पे एक बेटी, एक मातृ शक्ति के ऊपर प्रहार करो। अरे अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले भी तुम जैसे भाजपाई थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा केदार और उनके भक्त के बीच में आ जाओ। सारा अली खान से मांग रहे हो तुम शपथ पत्र, उसकी आस्था पे, उसके विश्वास पर, उसके भगवान के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो, बेशरम। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में शामिल केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आते ही राजनीति में भी पारा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब से बद्री केदार मंदिर समिति ने अब इन मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था लागू करने की बात कही है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को सनातन धर्म में आस्था का शपथ पत्र देना होगा। इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। भाजपा एक तरफ इस फैसले का स्वागत कर रही है, वहीं भाजपा में दर्जाधारी मंत्री शादाब शम्स इस फैसले को साधु संतों पर छोड़ देने की बात कर रहे हैं और विपक्ष कटाक्ष करता दिख रहा है। सरकार का यह बहुत ही गलत फैसला है। मंदिर टेम्पल कमेटी इसमें अपना एक अलग से एक वर्जन लेके आ रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी श्रद्धालुओं को आज ये साबित करना पड़ेगा कि भाई आप सनातनी हो, और पहले एफिडेविट देने पड़ेगा जैसे इनकी मंशा दिखाई दे रही है या जैसा इनका प्रस्ताव आया। तो ये बहुत ही गलत है और आज तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। सनातन धर्म जो है बहुत वर्षों पुराना है, तब से लगातार यात्राएं होती आ रही है और सभी लोग इन यात्राओं को, धर्म यात्राओं को हमारे यहाँ चारों धामों की यात्रा करते हैं। तो आज पहली बार ये विशेष बात होगी कि सब एफिडेविट देके अंदर आएंगे। अब यानी कि ये करना क्या चाहते हैं, यानी कि सभी लोगों को अब एफिडेविट देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि बीते सालों की यात्राओं में देखा गया है कि सारा अली खान के साथ ही अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज भी केदारनाथ की भक्त हैं। जैकलीन केदारनाथ का दौरा कर चुकी हैं। जैकलीन फर्नांडीज साल 2023 में केदारनाथ गई थी, तब उन्होंने बर्फबारी के बीच दर्शन किए। इसके फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा साल 2024 में केदारनाथ पहुंची थी, तब उनकी केदारनाथ यात्रा की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। हिना खान भी केदारनाथ का दौरा कर चुकी हैं। वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा और ट्रैकिंग के लिए यहां पहुंची थी। उन्होंने भी इससे जुड़ी तस्वीरें शेयर की थी। समिति के अनुसार यह शपथ पत्र मंदिर परिसर में ही उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालु मौके पर ही अपनी आस्था का प्रमाण दे सके। इस फैसले को लेकर अब प्रदेश में चर्चा तेज हो गई है। जहां एक ओर इसे धार्मिक परंपराओं की रक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल ताजा खबर वाशिंगटन से लेकर हवाना तक हलचल मचा रही है। वेनेजुएला में तख्तापलट और ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तिरछी नजर पड़ोसी देश क्यूबा पर है। ओवल ऑफिस से आए ट्रंप के एक बयान ने संकेत दे दिया है कि 65 साल से चला आ रहा अमेरिका क्यूबा तनाव अब एक निर्णायक और शायद सैन्य मोड़ पर है। क्या क्यूबा अमेरिका का नया हिस्सा बनने जा रहा है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का बयान, क्यूबा पर कब्जा। मैं क्यूबा को किसी न किसी रूप में लेने वाला हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, चाहे मैं उसे आजाद करूं या अपने नियंत्रण में ले लूं। मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। वे अभी बहुत कमजोर राष्ट्र हैं। अब ट्रंप की क्यूबा पर तिरछी नजर।
अमेरिका ने क्यूबा को होने वाली तेल की सप्लाई काटकर खतरनाक संकेत दिया है। फिलहाल क्यूबा पूरा द्वीप अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा, किसी न किसी रूप में क्यूबा को लूंगा, चाहे मैं उसे आजाद करूं या अपने नियंत्रण में ले लूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। ट्रंप के इस बयान को काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपति क्यूबा के साथ तनावपूर्ण रिश्तों में रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं कही थी। इस साल ट्रंप पहले ही वेनेजुएला और ईरान में सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसे में उनके बयान को सिर्फ मजाक या अचानक कही बात नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक संभावित अगला कदम समझा जा रहा है। अमेरिका और क्यूबा के संबंध 65 साल से खराब चल रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में एयरफोर्स 1 में भी कहा था, मैं क्यूबा को संभाल रहा हूं, जल्द ही हम कोई डील करेंगे या जो करना होगा करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी प्राथमिकता पहले ईरान है, उसके बाद क्यूबा। असल में अमेरिका पहले से ही क्यूबा पर दबाव बना रहा है। जनवरी से अमेरिका ने क्यूबा को हो रही तेल सप्लाई को लगभग रोक दिया है। दूसरे देशों को भी चेतावनी दी जा रही है कि वे क्यूबा को तेल ना दें। हाल ही में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कोलंबिया से क्यूबा जा रहे एक तेल टैंकर को भी रोक लिया था। इसका असर क्यूबा में साफ दिख रहा है। 9 जनवरी के बाद से वहां कोई तेल सप्लाई नहीं पहुंची है। वहां हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। क्यूबा के काले बाजार में पेट्रोल करीब $35 प्रति गैलन तक पहुंच गया है। रोजाना बिजली कट रही है। सोमवार को पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ। अस्पतालों में सर्जरी टल रही है, दवाइयों की कमी हो रही है और खाने की समस्या बढ़ रही है। इन हालातों में क्यूबा की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। 65 साल की दुश्मनी का इतिहास। 1959 फिदेल कास्त्रो की क्रांति के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। 1961 बे ऑफ पिग्स आक्रमण के जरिए अमेरिका ने कास्त्रो को हटाने की नाकाम कोशिश की। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट, जब दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। 2026 ट्रंप ने मुनरो सिद्धांत को दोबारा जीवित करते हुए लैटिन अमेरिका में पूर्ण अमेरिकी वर्चस्व की बात कही। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने हाल ही में देश को संबोधित करते हुए माना था कि अमेरिका से बातचीत चल रही है और जल्द ही अर्थव्यवस्था खोलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथ ही खबर यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि क्यूबा के राष्ट्रपति पद से डियाज कैलेन हटें। हालांकि अमेरिका फिलहाल कास्त्रो परिवार के खिलाफ सीधी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है। ये राजनीति वैसी ही है जैसी वेनेजुएला में अपनाई गई थी, यानी ट्रंप क्यूबा में सरकार बदलने के बजाय उसे अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इस बीच रूस ने संकेत दिया है कि वह जरूरत पड़ने पर क्यूबा का समर्थन कर सकता है। दोनों देशों के अधिकारी लगातार संपर्क में। क्यूबा में आर्थिक सुधार की भी शुरुआत दिख रही है। वहां के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐलान किया है कि विदेश में रहने वाले क्यूबियाई लोग अब देश में निवेश कर सकेंगे, बैंकिंग कर सकेंगे और कारोबार कर सकेंगे। ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। फिलहाल ट्रंप के बयान से साफ है कि वह क्यूबा को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कारोबारी नजरिए से देख रहे हैं। वे पहले से ही इस द्वीप में निवेश की संभावना देखते रहे हैं। 1998 में उनकी कंपनी ने चुपचाप क्यूबा का दौरा कराया था। 2011-12 में भी उनके संगठन के लोग वहां गोल्फ कोर्स बनाने की संभावनाएं देख चुके। वहीं 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अब उन्होंने फिर कहा, वे हमसे बात कर रहे हैं, ये एक असफल देश है, उनके पास न पैसा है न तेल है, कुछ भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने क्यूबा की जमीन और मौसम की तारीफ भी की और इसे एक सुंदर द्वीप बताया। लेकिन ट्रंप के बयान से यह भी दिखा कि उन्हें भौगोलिक जानकारी पूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यूबा तूफानों के क्षेत्र में नहीं आता, जबकि हकीकत में क्यूबा अक्सर तूफानों से प्रभावित होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप क्यूबा को एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं। वो इसे फ्रेंडली टेकओवर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि क्यूबा इस वक्त भुखमरी और अंधेरे से जूझ रहा है। अगर डियाज कानेल सत्ता नहीं छोड़ते तो वेनेजुएला की तरह यहां भी अमेरिकी विशेष बल एक्शन में दिख सकते हैं। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कानेल ने बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन ट्रंप की सब कुछ लेने की जिद ने कूटनीति के दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं। क्या क्यूबा एक बार फिर शीत युद्ध जैसी स्थिति में फंसने वाला है या ट्रंप इतिहास का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टेकओवर करने जा रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।